मैं डॉक्टर आर.के. पुरोहित, आपका स्वागत है। आज से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हम चर्चा करें, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, कुछ तैयारी कर लिया जाए, क्योंकि राजनीति एक खेल है और इस खेल में सफलता तब मिलती है जब कोई खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ राजनीति के अखाड़े में उतरे। तो थोड़ी सी हम भी तैयारी कर लें, क्योंकि अगले कुछ व्याख्यानों तक हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की रंगमंच पर उतरना है, के अखाड़े में उतरना है। तो थोड़ा सा वार्म अप हुआ जाए, थोड़ी सी तैयारी हो जाए। मतलब यह है कि आज जो पूरी दुनिया में विभिन्न देशों के बीच जो संबंध है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है कि आज अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी क्यों है, इसमें चीन की भूमिका क्या है, इंग्लैंड फ्रांस की स्थिति क्या रही। हम उत्तर कोरिया को बहुत ज्यादा उद्दंड राष्ट्र मानते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों की कोई परवाह नहीं करता। इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा यदि बैकग्राउंड में चलें तो इसकी पूरी जानकारी हमको मिल सकती है। तो देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूर्व भाग क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो हम आपको लिए चलते हैं आज से लगभग 100 वर्ष पहले, मतलब 1914-18 प्रथम विश्व युद्ध से हम शुरू करते हैं और प्रथम विश्व युद्ध से शुरू होकर के हम द्वितीय विश्व युद्ध को पार करते हुए फिर 2022 तक एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। कौन कौन सी घटनाएं घटी और जिन घटनाओं ने आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया और आज भी ये प्रभावित कर रही हैं। तो चलें प्रथम विश्व युद्ध की। एक छोटी सी घटना घटी कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार अपने देश में ही एक विजिट पर गया था, यात्रा पर गया था। वहां पर उसकी हत्या हो गई और संयोग से हत्यारा जो था वह सर्बिया का नागरिक था। सर्बिया, ऑस्ट्रिया और सर्बिया दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं और इनके बीच जानी दुश्मनी थी। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी, क्योंकि सर्बिया का नागरिक था हत्या करने वाला। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और उसको अनेक अपमानजनक शब्दों को मानने के लिए बाध्य किया, अन्यथा युद्ध की चेतावनी। पहले से युद्ध का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था और इसमें जर्मनी ने और टर्की ने ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। आखिरी मोमेंट तक सर्बिया ऑस्ट्रिया की अधिकांश मांगों को मानने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन ऑस्ट्रिया तो युद्ध के लिए आमादा था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया छोटा सा देश, ऑस्ट्रिया भी कोई बहुत बड़ा देश नहीं था। दोनों के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो सर्बिया का साथ देने के लिए फ्रांस आ गया, इंग्लैंड आ गया और इधर ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी और टर्की दोनों भी युद्ध में कूद पड़े और इस प्रकार से युद्ध का प्रसार लगातार बढ़ता गया। यह 4 वर्ष तक लगातार चला। यह युद्ध प्रथम विश्व के नाम से जाना जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी युद्ध हुए, ये सभी युद्ध यूरोप के राष्ट्रों द्वारा यूरोप की भूमि में लड़े गए, लेकिन इनको नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि उस जमाने में विश्व का मतलब केवल यूरोप हुआ करता था, क्योंकि एशिया के प्रायः सभी देश या तो उपनिवेश थे या बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे।
इसमें रूस और चीन भी सम्मिलित है। अफ्रीका का तो पूरा क्षेत्र उपनिवेशवाद की चपेट में था। अमेरिका को दूर रहना ज्यादा पसंद था, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पृथकतावादी नीति का पालन कर रहा था। तो यूरोप में विभिन्न राष्ट्रों के बीच बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता थी, इनके बीच आपस में युद्ध होते रहते थे। लेकिन इतना भीषण युद्ध इस समय हुआ 1418 तक कि आज तक इतना बड़ा और इतने लंबे समय तक चलने वाला युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। एक तरफ जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया। अमेरिका की भूमिका क्या थी? अमेरिका इसमें शुरू में सम्मिलित नहीं हुआ था। यहां पर मैं आपको बता दूं, जब जॉर्ज वाशिंगटन ने 2 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया, तब उन्होंने अपने विदाई भाषण में 2 बातें कही थी। एक कि अमेरिका में कोई राजनीतिक दल नहीं होंगे, लेकिन इस बात का उल्लंघन हुआ और अमेरिका में 2 दल बन गए। अभी भी 2 दल हैं, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट। और उन्होंने दूसरी बात यह कही थी कि अमेरिका दुनिया के सभी देशों से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगी, वह केवल व्यापारिक और आर्थिक संबंध बनाएगी। अमेरिका के लिए है, अमेरिकन के लिए है, हमको यूरोप की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अमेरिका दुनिया के विभिन्न देशों से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। यहाँ पर शब्द है राजनयिक, दूसरे शब्द में कूटनयिक। राजनय या कूटनय, जब राष्ट्रों के बीच संबंध होता है, राष्ट्रों के बीच, उस संबंध को कूटनयिक संबंध या राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहते हैं। यहां पर एक शब्द आया कूटनय। कूट मतलब संबंधों में, व्यवहार में कुटिलता होती है। मीठी मीठी बातें कहेंगे, लेकिन कुटिलता उनके दिल में रहेगी, चाहे कोई भी राष्ट्र हो। इसलिए इसको कूटनयिक संबंध कहते हैं। राजनीतिक संबंध देश के अंदर की बात है, लेकिन जब राष्ट्रों के परस्पर संबंध होते हैं उसको कूटनयिक संबंध कहा जाता है। तो अमेरिका ने किसी भी यूरोप के देश से या दुनिया के किसी भी देश से राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। और जॉर्ज वाशिंगटन के बाद से लेकर के 1914 तक अमेरिका लगातार इसी पृथकतावादी नीति का पालन करता रहा। उसको यूरोप के झगड़ों से कोई मतलब नहीं था, और इस शांत वातावरण में उसने अपना पर्याप्त आर्थिक विकास किया। नया संविधान 1789 में लागू होने के बाद केवल एक घटना घटी थी 1861-63 गृह युद्ध की चपेट में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका आया था, दास प्रथा के संदर्भ में जब गृह युद्ध हुआ था। बाकी 1789 से लेकर के 1914 तक या 16 तक कहिए, अमेरिका में कोई भी न तो युद्ध हुआ, न कोई ऐसी कोई बड़ी घटना हुई। लेकिन अमेरिका शुद्ध बनिया देश है, व्यापारिक राष्ट्र है। इसलिए उसने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में उसने दोनों पक्षों को, अर्थात जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया को और इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया को, उसने दोनों पक्षों को युद्धक सामान बेचना शुरू किया। कैश एंड कैरी, पैसा दो और सामान दो। जब जर्मनी को इसका पता लगा कि अमेरिका दोनों पक्षों को युद्ध सामग्री बेच रहा है, तो जर्मनी ने अमेरिका के व्यापारिक जहाजों को प्रशांत महासागर में डुबाना शुरू किया। कुछ यात्री जहाजों को भी उसने डुबाया समुद्र में, और इससे अमेरिका बौखला उठा और 1916 में अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1916 में, मतलब 14 में जो युद्ध शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध, 2 वर्षों तक 1916 तक अमेरिका पृथकतावादी नीति का पालन करता रहा। दोनों को उसने सामान बेची और खूब उसने अर्जन किया। और अमेरिका में आज भी
सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का उत्पादन होता है तो वह युद्धक सामग्री का उत्पादन होता है। और युद्धक सामग्री उत्पादन करने वाले जो वहां पर बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनका पूरा वर्चस्व अमेरिका के राजनीति में होता है, क्योंकि जितने भी खर्च होते हैं इन सभी खर्चों में सबसे ज्यादा खर्चा युद्ध में होता है, सबसे ज्यादा खर्चा होता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास बंदूक होता है, गोलियां होती हैं, वह लक्ष्य को साध करके गोली चलाएगा, लेकिन सैनिक लक्ष्य को साध कर गोली नहीं चलाते। उनके हाथ में जैसे बंदूक आया, उनको आदेश मिला फायर, तो फिर लगातार वो फायर करते जाते हैं। तो 299 गोलियां चट्टान में लगती हैं, एक गोली से एक सैनिक घायल होता है। इसलिए युद्ध में सबसे ज्यादा खर्चा होता है और युद्धक सामग्री बनाने का, उत्पादित करने का सबसे बड़ा केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो 1916 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ, और जब अमेरिका इस युद्ध में सम्मिलित हो गया, निश्चित रूप से अमेरिका का परिणाम हर दृष्टि से भारी था। अमेरिका के नेतृत्व में इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया को विजय मिली, जर्मनी को, टर्की को और ऑस्ट्रिया को आत्मसमर्पण करना पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ 1918। जर्मनी का जो सम्राट था कैसर विलियम, वह फिनलैंड जाकर के राजनीतिक शरण प्राप्त कर लिया। और जब इधर युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्ति के थोड़े से दिन के बाद ये बात आई कि पराजित राष्ट्रों के साथ शांति संधि की जाए। तो पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया 1919 में। इस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर के विभिन्न देशों के, जिन देशों की भी भूमिका रही युद्ध में, सभी देशों ने अपने सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधिमंडल भेजे। लगभग 4000 प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे शांति सम्मेलन में, पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए। पेरिस में शांति सम्मेलन शुरू हुआ, लेकिन इतने हजारों प्रतिनिधियों के बीच में कोई सम्मेलन हो ही नहीं सकता था, कोई शांति संधि हो ही नहीं सकती थी। आखिरकार 4 नेताओं की एक समिति बनी। ये 4 नेता थे अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, दूसरा व्यक्ति था ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, तीसरा व्यक्ति था फ्रांस का राष्ट्रपति क्लेमेंसो, और चौथा व्यक्ति था इटली का राष्ट्रपति विक्टर ऑरलैंडो। ये 4 व्यक्ति एक समिति, इन चारों की एक समिति बनी, और इन 4 लोगों की समिति ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की के साथ अलग अलग संधि कर दस्तावेज प्रारूप तैयार किया। इन 4 लोगों के मानसिक स्थिति पर थोड़ा विचार करें। वुडरो विल्सन एक सिद्धांतवादी व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति। उसके मन में यह इच्छा थी कि भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण होना चाहिए, एक राष्ट्र संघ का निर्माण होना चाहिए। और वह इस राष्ट्र के प्रति इतना ज्यादा लालायित था कि राष्ट्र संघ के समर्थन के नाम पर आप उससे कुछ भी करवा लीजिए, कुछ भी बनवा लीजिए, पूरी तरह से समर्पित था राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए। इसलिए वुडरो विल्सन को राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है। दूसरा व्यक्ति था ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। ब्रिटेन के साम्राज्य पूरी दुनिया में फैले हुए थे, तो उसको अपने साम्राज्य की रक्षा करने की चिंता थी। उस जमाने में तो एरोप्लेन का ज्यादा चलन नहीं था, तो समुद्र में उसका अधिकार होना चाहिए। और जिस देश ने भी सामुद्रिक शक्ति में इंग्लैंड के साथ बराबरी करने का प्रयास किया, प्रतिद्वंदता की, इंग्लैंड की लड़ाई उस देश के साथ हुई और इंग्लैंड हर स्थान पर विजयी रहा।
तो इंग्लैंड अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित था और सामुद्रिक शक्ति में सर्वोपरिता को बनाए रखना चाहता था। तीसरा देश फ्रांस का तीसरा नेता था फ्रांस का राष्ट्रपति क्लेमेंसो। क्लेमेंसो की मंशा क्या थी देखिएगा। 1870 में जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ था। तो पेरिस के गलियों में, पेरिस के सड़कों में जर्मन सैनिक दौड़ा करते थे युद्ध के संदर्भ में। तो जर्मन सैनिकों के बूटों की आवाज क्लेमेंसो के कानों में गूंजा करती थी, क्योंकि उसमें क्लेमेंसो एक बालक था, पेरिस में रहता था। तो जर्मन सैनिकों के बूटों की आवाज उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। तो उसका लक्ष्य था कि जर्मनी को इतनी बुरी तरह से समाप्त कर दो कि अगले सदियों तक जर्मनी अपने पैरों पर खड़ा न हो पाए। इतना ज्यादा उसको लूट पूरा खत्म कर दो। विक्टर ऑरलैंडो, इटली का राष्ट्रपति, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। परिणाम स्वरूप ऑरलैंडो उतना प्रभावित नहीं कर पाया जितना उसको विजयी राष्ट्र होने के नाते करना चाहिए था। तो मूल बात हो गई इन तीन व्यक्तियों के बीच, विल्सन, जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज और क्लेमेंसो। जर्मनी के साथ जो संधि हुई उसका नाम दिया गया वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। बाजू वाले कमरे में जर्मनी के प्रतिनिधियों को बिठाया गया और इस वाले कमरे में ये इन तीन नेताओं ने मिलकर के जर्मनी के विरुद्ध, जर्मनी के साथ संधि के लिए वर्साई संधि का प्रारूप तैयार किया। इस संधि के अंतर्गत जर्मनी के जितने भी साम्राज्य थे, इन सभी साम्राज्यों को इंग्लैंड, फ्रांस ने मिलकर के बांट लिया। जर्मनी के जितने बंदरगाह थे जो कि आय के मुख्य स्रोत थे, इन सब की आय पर इन देशों ने अधिकार कर लिया। युद्ध का पूरा जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई और क्षतिपूर्ति के नाम पर एक बहुत बड़ी राशि उसको जुर्माना किया गया। और जर्मनी के एक सबसे ज्यादा आय देने वाले बंदरगाह डांजिंग पर पोलैंड का अधिकार दे दिया गया। पोलैंड को अधिकार दे दिया गया और डांजिंग तक पहुंचने के लिए पोलैंड को जर्मनी के बीचों बीच एक गलियारा दिया गया। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे ये जर्मनी और पोलैंड दोनों पड़ोसी। डांजिंग बंदरगाह यहां पर है। डांजिंग बंदरगाह के आय पर पूरा अधिकार पोलैंड को दे दिया गया और पोलैंड को डांजिंग तक पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक गलियारा दिया गया। एक गलियारा याद रखिएगा। कैसे? ये गलियारा दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस गलियारे के प्रश्नों को लेकर के जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व का शंखनाद किया। और दूसरा एक और बात, गलियारा जब कहते हैं तो एक और बात याद आती है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान शुरू से ही दो भाग में बटा हुआ था। एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। देख लीजिए, ये जैसे भारत, ये पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान। ये भारत, ये पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान। दोनों पाकिस्तानों के बीच
लगभग 1800 मील की दूरी थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था लॉर्ड माउंटबेटन से कि आप हमको एक गलियारा दीजिए। गलियारा मतलब भारत के बीचों बीच एक रास्ता दीजिए, थल मार्ग दीजिए, सड़क मार्ग दीजिए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने गलियारा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको याद था कि द्वितीय विश्व का सबसे तात्कालिक कारण ये डांजिंग जाने के लिए पोलैंड को दिया जाने वाला गलियारा था। गलियारा का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान चाहता था कि भारत के बीचों बीच उसको सड़क मार्ग के लिए 10, 15, 20 किलोमीटर लंबा चौड़ा, लंबा तो रहेगा ही पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक, और चौड़ा में 8, 10, 15, 20 किलोमीटर चौड़ी भूमि उसको दिया जाए भारत के बीचों बीच। मतलब ये ऐसा हुआ कि आपके दाहिने पड़ोसी को बाईं ओर जाने के लिए आप अपने घर के अंदर से रास्ता दीजिए, गलियारा। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान तक जाने के लिए सड़क मार्ग, थल मार्ग था ही नहीं। वायु मार्ग का यदि वो उपयोग करता है तो पाकिस्तान के विमानों को भारत की अनुमति से भारत के आकाश में उड़ने का अधिकार था। भारत की अनुमति से चाहे कोई भी विमान हो, चाहे युद्ध विमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यात्री विमान भी यदि भारत के आकाश के ऊपर उड़ना चाहे तो उसको भारत से अनुमति लेनी पड़ती थी। और समुद्र के रास्ते से कराची से घूम करके, ये रहा कराची से घूम करके आप ढाका पहुंचिए 15 दिन, पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर में, अरब सागर से निकले हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक ढाका में पहुंचे। 15-17 दिन लगते थे जहाजों को पहुंचने। तो ये था गलियारे की बात। लेकिन पोलैंड को डांजिंग बंदरगाह दिया गया और एक गलियारे की स्वीकृति दी गई। जर्मनी के जितने भी नियमित सैनिक थे, इन सभी नियमित सैनिकों को भंग कर दिया गया, सेना को विघटित कर दिया गया। केवल कुछ मात्रा में पुलिस रखे गए, जितनी भी सशस्त्र सेनाएं थे पूरी खत्म कर दी गई। मतलब जिस प्रकार से एक राष्ट्र का अपमान किया जा सकता था, उससे कहीं और भी ज्यादा रूप में जर्मनी का अपमान इस संधि के द्वारा किया गया। जब संधि की शर्तों को जर्मनी के प्रतिनिधियों ने देखा तो उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड जॉर्ज ने धमकी दी, यदि तुम यहां पर सिग्नेचर नहीं करोगे तो तुम्हारे बर्लिन में तुमको अपने खून से सिग्नेचर करना पड़ेगा। जर्मन प्रतिनिधियों ने अपमान का कड़वा घूंट पीते हुए संधि पर हस्ताक्षर किए। और वर्साई संधि की एक महत्वपूर्ण बात और थी कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया, उसका नाम दिया गया राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। इस लीग ऑफ नेशंस को वर्साई की संधि का भाग बनाया गया। वो निबट्टा खराब। यदि लीग ऑफ नेशंस को, राष्ट्र संघ के गठन को किसी दूसरे संधि के माध्यम से स्थापित किया गया होता तो राष्ट्र संघ की मान्यता कुछ और होती, लेकिन वह वर्साई की संधि के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए शुरू से ही गोली बट्टा खराब हो गया। तो खैर, राष्ट्र संघ की स्थापना हो, तो राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए यहाँ पर राष्ट्रों के बीच सहमति हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना की कार्यवाही। इस बीच दो घटनाएं घटी। एक घटना 1917 में जब युद्ध चल रहा था यूरोप में, तो रूस में साम्यवादी क्रांति लेनिन के नेतृत्व, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई। जारशाही को उखाड़ फेंका गया और लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। साम्यवाद, पूंजीवाद,
दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, कट्टर शत्रु। तो 1917 में जब साम्यवादी की स्थापना हुई सोवियत संघ में, रूस में, उसको नाम दिया गया सोवियत संघ। उसको यूरोप के या अमेरिका ने, किसी भी देश ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये सब पूंजीवादी राष्ट्र थे। दुनिया में एकमात्र साम्यवादी राष्ट्र उस जमाने में केवल सोवियत संघ था। और दूसरी घटना, जब पेरिस का शांति सम्मेलन निपट गया, जर्मनी के साथ संधि हो गई, ऑस्ट्रिया के साथ संधि हो गई, टर्की के साथ संधि हो गई, तो वुडरो विल्सन वापस अमेरिका गए। और जैसा अमेरिका का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति विदेशों से जो भी संधि समझौते करेगा, सीनेट से 2/3 बहुमत की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है, तब अमेरिका उस संधि में सम्मिलित होगा, अन्यथा नहीं। और जब वुडरो विल्सन ने इस वर्साय की संधि को स्वीकृति के लिए सीनेट में भेजा, तो सीनेट ने उसे अस्वीकार कर दिया। और जब सीनेट ने अस्वीकार कर दिया, अमेरिका वर्साय की संधि से और तत्जनित राष्ट्र संघ से अमेरिका अलग हो गया। तो जो जनक था अमेरिका, वुडरो विल्सन, वह स्वयं अपने संतान को बीच सड़क में छोड़ करके अलग हो गया। ये था वर्साय की संधि और प्रथम विश्व के बाद की समय। इसके बाद देखिए 1919 से 1933 तक का समय। जर्मनी चूंकि सभी दृष्टि से अपमानित हो चुका था, उसके जितने भी आय के स्रोत थे, सभी स्रोतों पर पूंजीवादी राष्ट्रों ने, इंग्लैंड, फ्रांस ने अपना अधिकार कर लिया था। उसमें वहां पर सेना नाम की चीज ही नहीं रह गई थी, केवल पुलिस डंडा लेकर के अपना काम करती थी। आर्थिक अव्यवस्था इतनी ज्यादा बढ़ी, मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई और उसकी आर्थिक हालत इतनी ज्यादा दयनीय हो गई कि लोग त्राही त्राही कर रहे। इस बीच 1933 में हिटलर का जर्मनी की राजनीति में पदार्पण, हिटलर का उदय। 1919 में जब सम्राट कैसर विलियम ने पद छोड़ा, तो वहां पर वाइमार गणराज्य की स्थापना की गई। WEIMAR, वाइमार या वीमार, जैसा आप उच्चारण करें। उस गणराज्य के संविधान में राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई थी और भारत के संविधान ने उस वाइमार गणराज्य के संविधान से आपातकालीन प्रावधान लेकर के अपने संविधान में सम्मिलित किया। ये वाइमार गणराज्य भारतीय संविधान के स्रोतों में आपातकालीन प्रावधान को हम वाइमार गणराज्य से लिया बताते हैं। ये वाइमार गणराज्य है। 1919 में प्रथम विश्व की समाप्ति के बाद जर्मनी में राष्ट्रपति को समाप्त किया गया, गणराज्य की स्थापना की गई और उस गणराज्य का नाम दिया गया वाइमार गणराज्य, वाइमार रिपब्लिक। 1933 में हिटलर आया, प्रधानमंत्री चांसलर, और उसने थोड़े से ही मतों से वह विजयी हुआ था, बहुत ज्यादा उसको बहुमत नहीं मिला। हिटलर ने सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था। जब पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था, उसमें हिटलर हॉस्पिटलाइज्ड था, अपना चिकित्सा उपचार करा रहा था। उसने इस संधि को बहुत ज्यादा अपमान समझा। इस अपमान को भुनाना उसका उद्देश्य था और हिटलर का उद्देश्य था वर्साय की संधि के द्वारा जो जर्मनी का अपमान किया गया है, उस अपमान को धोना, उस अपमान का बदला लेना। वह ऐसी बातें करके लोगों को डुबाता था
पूरी जनता वाह वाह कर बैठी थी। वह मजदूरों के सामने गया, मजदूरों का समर्थन प्राप्त कर लिया, मजदूरों को भूरी रोटी की गारंटी दे दी। वह शासकीय से सरकारी कर्मचारियों के बीच गया, उनका समर्थन प्राप्त कर लिया, छात्रों का समर्थन प्राप्त कर लिया, पूरी जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया धीरे धीरे। और उसका यह विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी परास्त हुआ है, इसमें दो वर्ग के लोग इसमें ज्यादा जिम्मेदार हैं, एक साम्यवादी और दूसरा यहूदी। तो जब वह सत्ता में आया, उसने साम्यवादियों का समूल विनाश करना शुरू किया, साम्यवादी, और दूसरा उसने यहूदियों का समूल विनाश करना शुरू कर दिया। 1945 तक रहा हिटलर, 1933 से 1945 तक। इन 45 वर्षों में उसने साम्यवादियों को जड़ उस समय तो उखाड़ ही दिया। उसने 60 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया, 60 lakhs। और इन 6 वर्षों के अंदर उसने एक एक करके वर्साय की संधि की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना शुरू किया। फ्रांस देखकर चिल्लाता था, इंग्लैंड की तरफ से देखकर, इंग्लैंड की तरफ देखकर के बचाओ बचाओ। इंग्लैंड बोलता था अरे रुको रुको देखते हैं, हाँ हाँ बचा देंगे। ये खेल शह और मार का खेल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता रहा। इंग्लैंड मजा देखता रहा, फ्रांस चिल्लाता रहा। 6 वर्ष में उसने 0 से 100 तक का अंक हासिल कर लिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी के पास 55,000 फाइटर प्लेन अंडरग्राउंड बन चुके थे। दुनिया को यह पता था केवल कि जर्मनी ने कुछ शक्तियां या कुछ युद्ध की तैयारी की है या कुछ अस्त्र शस्त्र बनाए, क्योंकि वर्साय की संधि के अंतर्गत जर्मनी को पूरी तरह से निशस्त्र कर दिया गया था। उसके जितने पनडुब्बियां थे, जहाज थे, युद्ध के सामान थे, सब का सब समाप्त कर दिया गया था। जर्मनी का निशस्त्रीकरण कर दिया गया था। और जैसे ही हिटलर सत्ता पर आए, उससे सबसे पहले अनिवार्य शस्त्रीकरण का नियम लागू कर दिया, की घोषणा कर दी, अनिवार्य शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। वर्साय की संधि का एक एक करके वह उल्लंघन करता गया। दुनिया वाले देखते रहे, किसी ने मना नहीं। हिटलर के हौसले बुलंद होते गए, उसको रोकने वाला कोई नहीं। और संयोग से इंग्लैंड में ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जो घुटने टेकने की नीति अपनाता था। उसका नाम था चैम्बरलेन। ब्रिटिश जनता ने धीरे धीरे देखा चैम्बरलेन का नाटक, चैम्बरलेन की जो असहाय अवस्था को देखा, और इंग्लैंड में फिर चैम्बरलेन को सत्ता छोड़ने के लिए विवश किया जनता ने, और उसके स्थान पर आया विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल के आते ही इंग्लैंड की शक्ति ज्यादा बढ़ गई। वह चैम्बरलेन के घुटने टेक की नीति के सामने नीति को छोड़ करके टकराने की नीति पर अमल करना शुरू किया। 6 वर्षों में हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। इधर थोड़ा सा देखिए, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद सत्ता संघर्ष हुआ। इस सत्ता संघर्ष में 2 नेता थे, एक था जोसेफ स्टालिन और दूसरा था ट्राटस्की। मतदान हुआ। उस मतदान में स्टालिन विजयी हुआ, ट्राटस्की 2-4 वोटों से हार गया। स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने थोड़े से समय के अंदर ट्राटस्की को पद से हटाया, उसको उपाध्यक्ष का पद दिया था शुरू में, उसको उपाध्यक्ष पद से हटाया, फिर साम्यवादी दल से पदच्युत किया, फिर उसको देश निकाला दिया, और जब वह दूसरे देश में जाकर के रहने लगा तो स्टालिन ने KGB को भेजकर उसका मर्डर करवाया।
दुश्मन को किसी रूप में छोड़ना नहीं, ये स्टालिन की नीति थी। तो इस समय 1924 में स्टालिन आया और स्टालिन 1924 से लेकर के 1953 तक सोवियत संघ का भाग्य विधाता बना रहा। 24 से 53 तक पूरे 29 साल तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो। द्वितीय युद्ध शुरू होने के पहले एक और घटना घटी थी। वो घटना क्या थी कि 23 अगस्त 1939, 23 आठ 1939 इस तिथि को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच संधि हुई थी। इसको कहते हैं अनाक्रमण संधि, नॉन एग्रेशन पैक्ट। ये नॉन एग्रेशन पैक्ट क्या, अनाक्रमण समझौता क्या है? जर्मनी और पोलैंड के बाद ये सोवियत संघ शुरू हो जाता है, यूएसएसआर। तो जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ इसलिए अनाक्रमण समझौता किया ताकि यदि हम युद्ध शुरू करते हैं तो हमारा जो पूर्वी सीमा है, हमारी जो पूर्वी सीमा है, उसकी तरफ से हम निश्चिंत रह करके पूरी शक्ति पश्चिम की ओर लगा सकें। यदि सोवियत संघ हमारा दोस्त हो जाएगा तो फिर हमको पूर्वी दिशा से निश्चिंतता हो जाएगी और हम पूरी ताकत इस ओर लगा सकेंगे, क्योंकि इस ओर सभी राष्ट्र हैं, यूरोप के अधिकांश। इस कारण से हिटलर ने सोवियत संघ के साथ 10 वर्ष की अवधि के लिए अनाक्रमण समझौता करके अपने पूर्वी सीमा को पूरी तरह से निश्चित कर दिया था। इसके एक हफ्ते के बाद 23 अगस्त 1939 को अनाक्रमण समझौता हुआ। इसके एक हफ्ते के बाद मतलब 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने डांजिंग बंदरगाह पर पोलैंड को अधिकार दिए जाने के विरुद्ध उसने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश कर दिया। 1 सितंबर 1939 युद्ध शुरू हो गया। पोलैंड की रक्षा करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस सामने आ गए और इस बीच जर्मनी का साथ देने के 2 और राष्ट्र आ गए। एक था इटली, मुसोलिनी, फांसीवादी मुसोलिनी, जिधर बम उधर हम, फटा बम भगे हम। ये इटली की अवसरवादी नीति, मौका परस्त नीति। और तीसरा था देश जापान का तनाका, प्रधानमंत्री का नाम है तनाका। तो हिटलर, मुसोलिनी, तनाका या रोमन बर्लिन टोक्यो एक्सिस या इटली, जर्मनी, जापान, इसको धुरी राष्ट्र का नाम दिया गया, एक्सिस पावर। और दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों ने अपना नाम रखा मित्र राष्ट्र, अलाइड पावर्स। युद्ध शुरू। हिटलर ने 2 साल के अंदर पूरे यूरोप को जीत लिया। जिस वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जर्मनी की स्थिति के बारे में दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स ने कहा था कि जर्मनी को इतना नेस्तनाबूद कर दिया गया है कि वह अगले 100 साल तक कोई भी बड़े युद्ध की कल्पना नहीं कर सकता। 100 साल। वही हिटलर 6 साल की तैयारी में द्वितीय विश्व युद्ध का संकनाद कर दिया। युद्ध शुरू हुआ, बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ। 2 साल के अंदर हिटलर ने पूरे यूरोप को जीत लिया, लेकिन इंग्लैंड को जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति द्वीपीय है। इंग्लैंड यूरोप की मुख्य भूमि से हटकर है, समुद्र के बीच में। तो यूरोप की मुख्य भूमि से इंग्लैंड तक का जो समुद्र है उसको ब्रिटिश चैनल कहते हैं। तो समुद्र पार करने के लिए हिटलर को बड़े जहाज की आवश्यकता थी। युद्ध 3 प्रकार के होते हैं, जल, थल और वायु में। थल युद्ध असली विजय का हेतु होता है। जल सेना और वायु सेना सहायता करती है। इसीलिए आज पुतिन यूक्रेन को जीत नहीं पाया है। बमबार्डिंग कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, लेकिन असली विजय थल सेना के द्वारा ही
मिलती है। तो हिटलर को इतना बड़ा जहाज चाहिए था कि वह लाखों सैनिकों को इंग्लैंड की मुख्य भूमि पर उतार सके, लेकिन उसके पास इतने बड़े जहाज नहीं थे। तो उसने क्या किया, इंग्लैंड पर हवाई बमबारी शुरू कर दी 1941 में। ये बम ऑटोमेटिक होते थे, ये फाइटर बम वर्षक ऑटोमेटिक होते थे, बटन दबाया उड़ते थे ये जहाज, इंग्लैंड में जाकर के बमबारी करते थे, फिर वापस आ जाते थे, जैसे आजकल ड्रोन के द्वारा हो रहा। तो ये हवाई बमबारी शुरू किया और हिटलर ने क्या किया, स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरफ से स्कैंडिनेविया में 4 राष्ट्र आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, मतलब और उत्तरी क्षेत्र। आप समझिए कि यदि जर्मनी है, यूएसएसआर है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर बिल्कुल ये इंग्लैंड की स्थिति हुई और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मतलब उत्तर की तरफ से सोवियत संघ पर उसने आक्रमण कर दिया। जो अनाक्रमण समझौता अगस्त 1939 में हुआ था, उसको हिटलर ने तोड़ दिया, तोड़ करके सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। इसी के साथ आज का व्याख्यान यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। थोड़ा सा युद्ध तो चालू है, तो युद्ध जरा जारी रहने दीजिए। अगले व्याख्यान में फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपको धन्यवाद।